कहानी लिली की जुबानी। क्या मैं इस कहानी की विलेन हूँ? मैं 19 साल की सिएटल में अपनी पढ़ाई करने आई थी, पर मेरे अपार्टमेंट में कुछ ऐसा हादसा हुआ। इसके बाद मजबूरन मुझे आदित्य के घर पे शरण लेना पड़ा। 28 साल का आदित्य, जिसका दिल जम चुका था जाने कितने लंबे समय से, जब उसकी प्रेमिका सनाया ने उसे धोखा देकर उसके दोस्त के साथ शादी वाले दिन भाग गई थी। पर मैंने उसके दिल को पिघला दिया और अब हम दोनों एक हो गए हैं। सुबह नहाने के बाद मैं अपने अंडरगारमेंट्स में थी, अपने शरीर में क्रीम लगा रही थी, जब कल रात क्या हुआ वह मेरे दिमाग में आया। मेरे पूरे शरीर में गर्मी दौड़ने लगी। मुझे आदित्य के साथ अपनी पहली बार का एहसास हुआ। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मेरा पहली बार मुझे बहुत दर्द हुआ था, लेकिन आदित्य मुझे जिस तरह से प्यार कर रहा था, ऐसा लग रहा था मैं उसकी आत्मा का हिस्सा हूँ। यह जज्बात मैं समझा नहीं सकती। उसके साथ एक होना मेरे लिए सब कुछ है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या यह कोई सपना है। मुझ जैसी मामूली लड़की का यूं आदित्य के बाहों में होना सच में सपना जैसा ही है। मुझे नहीं मालूम था मेरे अंदर इस कदर चाहत है एक खूबसूरत औरत बनने की। दरवाजे पर एक आवाज से मैं अपने दिन के सपने से बाहर आई। लिली, आदित्य की आवाज आई। मैंने कहा अंदर आ जाओ, और जिस लम्हे में वह कमरे के अंदर आया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरे कपड़े भी नहीं पहने थे। क्या मैं उसे अपने कमरे में तब आने को कह दिया जब मैं अर्धनग्न हूँ? एक पल के लिए रुका, लेकिन उसके बाद फिर दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि वह मुझे पूरा देख चुका है, पर फिर भी एक पल के लिए वह पीछे हुआ था और मुझे अब नहीं मालूम क्या करना चाहिए। अपने शरीर को छुपाना बेवकूफ़ी होगी, पर मैं उल्टा मुड़ गई और उसकी ओर पीठ कर लिया। मैं अभी नहा के निकली हूँ, मैं उससे कहा, और अपने पैरों में लोशन लगाने लगी। जब मैं नर्वस होती हूँ तो ऐसे ही बकती हूँ। मुझे महसूस हुआ आदित्य मेरी ओर बढ़ रहा है और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आज वीकेंड है और हम दोनों आपस में वक्त गुजारने वाले हैं। फिर भी मैं इतनी नर्वस क्यों हूँ? क्योंकि हम दोनों इस कमरे में फिर से अकेले हैं और मुझे कल रात की बात याद आने लगी जो हमने किया था। पर मैं यही सोच रही हूँ, हमने इस बेड में और कई सारी चीजें एक साथ की हैं। फिर मेरे दिमाग में यह गंदी बात ही क्यों आ रही है? आदित्य मेरे सामने बेड पर बैठ गया, मेरे बेहद करीब, पर फिर भी मैं उसकी ओर नहीं मुड़ी थी। कल रात के बाद तुम कैसा महसूस कर रही हो? उसकी आवाज़ इतनी नर्म और मुलायम थी कि मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। क्या तुम ठीक हो? हाँ। यह बात हमने ब्रेकफास्ट टाइम में नहीं किया था क्योंकि यादव जी आसपास घूम रहे थे। अब मैं ये सवाल का जवाब कैसे देती? अभी मुझे हल्का दर्द है, पर शायद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, मैं हल्की आवाज़ में कहा। मैं ऐसी परिस्थिति कैसे संभालती, इसलिए चुपचाप अपने शरीर में एक क्रीम लगाती रही। आदित्य की आवाज़ आई, लाओ मैं तुम्हारी पीठ में लगा देता हूँ, और मेरे शरीर के नीचे करंट सा पास हुआ और फिर वह मुझे हल्का हल्का मसाज देने लगा। इस वीकेंड मेरे मम्मी पापा आने वाले थे, तो मैं अपना पूरा सामान लेकर नीचे शिफ्ट हो गई थी। पता ही नहीं चला कि यह 2 दिन कैसे बीत गया अपनी मम्मी डैडी के साथ। पर मेरे डैड भी अभी स्ट्रिक्ट थे कि लड़कों से दूर रहूं। मैं उन्हें बताना चाहती थी मैं आदित्य के साथ हूं, पर डर के मारे कुछ न कह सकी। यह मुझे बिल्कुल सपना सा लग रहा था कि मैं फिर से आदित्य के बाहों में थी। यूं वीकेंड अपने मम्मी पापा के साथ बिताने के बाद मैं आदित्य के पेंट हाउस में वापस आ गई थी। अब तक मेरे मम्मी पापा टोरंटो चले गए होंगे। एक दुखी मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई। मुझे याद आने लगा मैंने अपनी मम्मी पापा को कितने कस के पकड़ा था एयरपोर्ट में उनकी हवाई जहाज के उड़ान भरने से पहले। शायद यह अपराध बोध की वजह से था जो मेरे अंदर था। सच्चाई उनसे छुपाने के लिए मैं अपनी मम्मी पापा से इतना प्यार करती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं कितनी खुश हूँ आदित्य से मिलने के बाद, पर मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरी खुशियाँ उनकी खुशी नहीं बनेगी। कोई तरीका नहीं है कि मेरे डैड उस पर इल्जाम लगाए जो कुछ भी हुआ था, या फिर मुझ पर इल्जाम लगाए। झूठ बोलने के लिए, झूठ बोलना अटैक के बारे में, आदित्य के साथ रहने के बारे में, और अब हम दोनों साथ में हैं उसके बारे में।
क्या तुम अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही हो? आदित्य पीछे से मुझे पकड़ते हुए पूछा। वह मुझे पीछे से पकड़कर मेरे गर्दन को चूम रहा था, जिससे मेरे अंदर कंपकपी पैदा हो रही थी। मैं समझा नहीं सकती उन भावनाओं के तूफानों के बारे में जब आदित्य मुझे इस तरीके से पकड़ता है। कई सारे जज्बात उभर आते हैं, पर सबसे बड़ा कि मैं उसके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मेरे माता पिता की चिंता मुझे परेशान कर रही थी। धीरे से आदित्य को जवाब दिया। हाँ, मेरी आवाज उदास लग रही थी। उसने पूछा, क्यों इतनी परेशान हो? मैंने कहा, मैं यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती, मैं सिएटल से दूर नहीं जाना चाहती। उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम यहीं हो। उसने अपने होंठ मेरे होंठों से लगाए, पर मुझे रोने का मन कर रहा था, क्योंकि जब मैं अपने माता पिता से झूठ कहा और आदित्य से भी सनाया के बारे में झूठ कहा। आदित्य काफी जुनून के साथ मुझे चूमने लगा। मैं भी पूरे दिल से उसे चूम रही थी। हालांकि मेरे विचार मेरे दिमाग में युद्ध लड़ रहे थे। क्या होगा अगर आदित्य मुझे घृणा करने लगेगा क्योंकि मैं विलेन हूँ? नहीं लिली, उसने कई बार आदित्य के साथ चीट किया। उसने आदित्य को धोखा दिया। उसने अपनी चॉइस खुद बनाई। आदित्य को छोड़कर उसके दोस्त के साथ भाग गई, पर मेरा दिल फिर भी जानता था कि बावजूद इसके उसने आदित्य के साथ रहने का फैसला किया था, और वही वह अर्जुन को बता रही थी, और आदित्य उसके साथ रहना चाहता था। क्या होगा अगर दिल के गहरे कोने में उनकी भावनाएं न बदली हो तो? मैं किसको तोड़कर पीछे हट गई और सांस लेने लगी। आदित्य हैरत में था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं डरी हुई हूँ, मैंने उससे कहा। मेरे चेहरे में डर साफ नजर आ रहा था। आदित्य थोड़ा सा मुझसे पीछे हट गया। उसके चेहरे से चिंता साफ नजर आ रही थी। मैं जल्दी से सुधार किया, तुम्हारी वजह से नहीं, अपने परिवार के कुछ बातों की वजह से। उसने कहा, मुझे माफ करना, काश मैं तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस करा पाता। उसकी बात से मुझे याद आने लगा जो आदित्य ने मुझ पर दया दिखाई थी कि अभी टूट नहीं सकती, मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकती। मुझे आज रात तुम्हें पकड़ने दो, उसने कहा। मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा और जोरदार किस किया। जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए, हमारी सांसें लगभग रुक गई। आदित्य मुझे अपनी तीव्र दृष्टि से देख रहा था कि मेरा दिल एक पल के लिए मानो थम सा गया। आदित्य ने अपनी शर्ट उतारकर नीचे जमीन में फेंक दी और टॉप को कंधे से उतारा, और फिर मेरे उभार को चुमने लगा, चाटने लगा, जिससे मेरी सिसके निकल गई। मुझे तुम्हें अच्छा महसूस कराने दो, इस बार बहुत अच्छा महसूस कराने दो। उसकी आवाज इच्छाओं से भरी हुई थी। वह अभी मुंह चला रहा था और मेरे होंठ कांपने लगे थे क्योंकि मेरा शरीर उसके स्पर्श से प्रतिक्रिया कर रहा था। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या मैं? उसके बाद कुछ सेकंड बीत गए, फिर मैं हाँ में सिर हिलाया। दूसरी बार हमारा मिलन होने जा रहा था। पहली बार मुझे दर्द हुआ था, मुझे नहीं मालूम इस बार क्या होगा। मुझे याद है आदित्य ने कहा था कि इस बार अलग होगा, कि मुझे अब दर्द नहीं होगा। आदित्य बिस्तर से उतर गया, अपने पैंट उतार दिया। मैंने ध्यान दिया कि मेरी वजह से कितना कड़क हो गया था। मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा उस पर ज़्यादा असर होता है, ना कि उसका मुझ पर। उसने प्रोटेक्शन लेकर मेरे वस्त्र जिस्म से उतार फेंके। उसने मेरे उभार को पकड़ा, फिर नीचे खींचा चला गया। वह कहा, अपने पैर फैलाओ। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर काफ़ी अधिकार के साथ कहा था, और मैंने वैसा ही किया। पैर फैलाने के बाद मैं हल्का सा चुंबन अनुभव किया। मेरे मुंह से आवाज़ निकला, आदित्य, पर ये आग में घी का काम किया। वह बार बार अपनी जिभ का इस्तेमाल से चाटने लगा। मेरे मुंह से सांसों के साथ उसका नाम निकला, आदित्य। यह बहुत शर्मनाक है कि वह मेरी हालत ऐसी कर देता है, और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाती। जब से आदित्य माथुर ने मुझे छुआ है, मैं वह लड़की नहीं रह गई। मेरा शरीर उसका है। कैसे वह हमेशा मुझे सही जगह पर छूता है। मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था जब मैं बेडशीट को अपने हाथों से पकड़ लिया। आदित्य जीभ का इस्तेमाल कर रहा था। मैं अपने चरम पर पहुंचने वाली थी, पर मुझे नहीं लगता वह रहेगा। अगर वह ऐसा करता रहा तो मैं उसके साथ आसमान में पहुंच जाऊंगी। जब मेरी हालत बहुत बुरी थी, वह मेरे अंदर समा गया। मैंने उसके बाजू को पकड़ लिया। जब मैं अपने चरम पर पहुंची, धमाके के साथ प्रस्फुरित हुई। क्या तुम्हें यह अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ यह करता हूँ? उसने मेरे गालों में हाथ रखकर आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें यह अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे अंदर समा जाता हूँ? धीरे धीरे हिलने लगा। हाँ, तुम अभी टाइट और गर्म हो।
उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली, जैसे खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली, उसकी आंखें भयानक गंभीर थी। घबराओ मत, मैं आज काफी देर करूंगा। उसकी तीखी नजरों के मुकाबले उसकी आवाज काफी धीमी थी। मैं यह निश्चिंत करूंगा कि तुम्हें वह हर सुख मिले। मेरी सिसकी कमरे में गूंजने लगी। जब वह गहराई में समा गया, उसकी आंखें मेरे शरीर पर घूमने लगी, जैसे कि वह अब तक मुझे नहीं ले पाया हो। मैं उससे अपनी आंखें हटा नहीं पा रही थी, क्योंकि वह बहुत तीव्र थी। उसके मुंह से निकला, बहुत खूबसूरत, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। कुछ देर रुका रहा और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे एहसास हुआ वह मुझे कितना पसंद करता है, मेरी कितनी केयर करता है। आदित्य अपने हाथ मेरे साइड में रखकर अब वह हिलने लगा और फिर मेरी सिसकी कमरे में गूंजने लगी। हमारे जीभ आपस में नाच रहे थे। मैंने अपने पैर उसके पैरों में मोड़ लिया था। अब वह भी मेरे ऊपर था और मैं गिनती भूल चुकी थी। मैं कितनी बार चरमानंद महसूस की। मेरा दिमाग चकराने लगा। यह बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आदित्य मुझे यह बहुत अच्छा महसूस करा रहा था। आदित्य सही था। इस बार मुझे दर्द नहीं हो रहा था, जैसे पहली बार हुआ था जब उसने मेरी वर्जिनिटी ली थी। शुरू में थोड़ा सा असुविधाजनक था, पर अब मैं सुख का अनुभव कर सकती थी। बीच बीच में उससे भीख मांग रही थी। आदित्य प्लीज प्लीज। मुझे नहीं पता मैं किस चीज के लिए उससे भीख मांग रही थी, पर यह मेरे लिए बहुत ज्यादा था। कहीं मैं सुख अनुभव करते करते मर ही ना जाऊं। मेरी आवाज बस उसका जोश और बढ़ा रही थी और वह दोबारा लग जा रहा था। मेरी सिसकी अनंत थी। मेरे होंठ फिर से अलग हुए और वह मुझे किस करने लगा। उसने कहा था तुम जितनी मर्जी सुख अनुभव कर सकती हो। मुझे लगा था 2 घंटे पहले राउंड के बाद वह रुक जाएगा, पर उसने दोबारा से शुरू किया। दीवार के खिलाफ मेरे पीछे से आया। मैं बेवकूफ थी जो सोची थी गर्म पानी के स्नान जो हमने साथ में लिए थे, उसके बाद वह रुक जाएगा। दोबारा से यह कर रहे थे उसके बिस्तर में। उसने कहा मेरे लिए चरम पर पहुंचो और उसके कुछ देर बाद ही मैं वहां पहुंच गई। उसने पूछा क्या तुम्हें अच्छा महसूस हुआ जो मैं तुम्हें महसूस कराया। मेरे मुंह से हल्की सी आवाज निकली, क्योंकि मेरा शरीर अभी कांप रहा था। आज मुझे वह चूमता हुआ कहा फिक्र मत करो, हमारे पास पूरी रात है। मेरा दिल लगभग रुक गया था कि मैं सुख का अनुभव करते करते शायद आज मर ही जाऊंगी। मुझे पता था कि आदित्य पहली रात के बदला कुछ करेगा, पर मुझे नहीं पता था इस हद तक। वह हिलना बंद कर दिया और पूछा राउंड के लिए तैयार हो, और फिर मुझे पेट के बल लिटा दिया ताकि मेरे पीछे से आ सके। मैंने अपनी किताब बंद कर दी। प्रोफेसर का लेक्चर खत्म हो गया। लगभग लंच के टाइम हो गया था। मेरा दिमाग उधर रहना चाहिए था जो प्रोफेसर अभी पढ़ाया था। आदित्य की वजह से फिर से मेरा ध्यान भटका हुआ था। माया ने कहा तुम्हारा चेहरा लाल लग रहा है, क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो? अच्छी बात नहीं है, मैं उसके लिए इतना कमजोर महसूस क्यों करती हूँ? कुछ एक बार तो मैं दिन में सपने देखने लगी थी। मुझे अपने आप को शांत करना चाहिए, पर कैसे करूं जब कुछ रात पहले ही हम पूरी रात लगे हुए थे और अभी भी मैं वह सोचती हूँ तो लगता है गर्म शहद मेरे सीने से टपकता हुआ मेरे थाई के बीच में गिर रहा हो। उसकी मीठी बातें मेरे कानों में अभी गूंजती है। वह रात जुनून और जज्बातों से भरे हुए थे। इतना ज्यादा व्याकुल थी कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं शारीरिक रिश्ता बना रही हूँ, बल्कि ऐसा लगा था कि मैं उससे प्यार कर रही हूँ। यह सोचते ही अचानक मैं कुर्सी से खड़ी हो गई। यह मैं क्या सोच रही हूँ? प्यार कर रही थी? लिली। मैं अपना सिर हिलाई तो आशा मेरे सामने खड़ी थी। वह और माया मेरे सामने वाले बेंच में खड़े थे। मैंने तुम्हें लगभग 5 बार बुलाया, आशा ने कहा, पर तुम शायद इस दुनिया को कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। मेरे गाल यह सोचकर गर्म होने लगे। क्या आशा को पता है मैं क्या सोच रही थी? आशा ने पूछा तुम्हारा और आदित्य के बीच में कुछ हुआ है क्या? कोई अच्छी खबर? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब मैं यह सोचा कि उसने शायद पता लगा लिया कि मेरे चेहरे में इतना लाल किसी बीमारी की वजह से नहीं है। बैग उठाकर मैं निकलने को तैयार हो गई और सोचने लगी मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। प्यार में पड़ी ज़ॉम्बी बन गई हूँ। माया ने खुशी खुशी पूछा अच्छी खबर है क्या? हमेशा सोचती थी
कि उस रात पार्टी के बाद तुम्हारे और आदित्य के बीच में क्या हुआ होगा, पर अब तक तुमने इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन तभी क्लासरूम में किसी की आवाज़ गूंजी, माया। मैंने देखा जब काई हमारे पास आने लगा। जब उसने माया को देखा वह जल्दी जल्दी आने लगा। हम दोनों को हाय कहा, पर जैसे ही उसकी नज़र माया पर पड़ी वह बिल्कुल शांत हो गया। माया उसकी तरफ देखी इससे पहले कि वह मेरी तरफ देखती। अगर तुम लिली के साथ बात करना चाहते हो तो हम नहीं, काई ने वका। मैं यहाँ दरअसल तुमसे बात करने आया हूँ। मैं काफ़ी बिजी था और मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। शांति फैल गई। इससे पहले उसने कहा, क्या कहीं चलकर मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? माया बिल्कुल खोई हुई सी उसकी ओर देखी और मुझे और आशा को देखने से पहले कहा, हम यही बात कर सकते हैं। फिर से चुप्पी फैल गई। काई हम दोनों को देखा। शायद हमारे सामने उसे बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं था। उसके बाद कहा, बहुत शुक्रिया जो भी पार्टी में हुआ था। मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। तुमने कुछ चीज़ मुझे ऐसी कही थी जिससे सच में मेरी आंखें खुल गई। उसने माया से कहा। हम दोनों ने उसकी बातों को बीच में बाधा डालने की हिम्मत नहीं की, पर मेरे अंदर उत्सुकता घर करने लगी। काई इतनी सीरियसली माया के साथ बात कर रहा था कि शायद भूल ही गया कि हम दोनों भी यहाँ हैं। काई ने माया को एक किताब देकर कहा कि तुम इसी किताब के बारे में बात कर रही थी। माया ने कहा, तुम्हें यह किताब कैसे मिली? मैं इसके एडिशन को हर जगह ढूंढ रही थी। वह मुंह दबाकर हंसा। कहा, मुझे पता है हर लोग इस किताब को पब्लिश नहीं करते। यह मेरा है जो तुम उधार ले सकती हो। माया इससे और अबाक रह गई थी। तुम सही हो, काई ने कहा। यह अच्छी स्टोरी है, मुझ में समा जा। माया विश्वास के साथ पूछी, क्या तुमने यह पूरा पढ़ा है? आशा ने कहा, उनकी बातें लंबी चलने वाली है। और इससे पहले कि काई जवाब देता, हम वहाँ से निकलना ही ठीक समझे। पर मैं उन दोनों को साथ देखकर मुस्कुराने लगी। यह काफी सुखद सरप्राइज थी कि दोनों आपस में घुलने मिलने लगे थे। आखिरकार मैंने पूछा, मेरे पीछे पार्टी में क्या हुआ था? आशा ने बताया। काई का दिल लगभग टूट गया था जब तुम आदित्य के साथ पार्टी से बाहर निकल गई थी। मुझे याद है कैसे मैं आदित्य का हाथ पकड़ के वहाँ से निकली थी, जबकि काई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने माया से कहा था कि उसे समझा देना, क्योंकि माया को पता था कि मैं आदित्य को पसंद करती हूँ और मुझे उम्मीद थी कि माया यह काम बाखूबी करेगी। आशा ने आगे जारी रखा। माया उस रात उसे दिलासा दिलाने की कोशिश कर रही थी। माया काफी देर तक उससे बात कर रही थी। मैं वहाँ से जाना चाहती थी, पर उनके बीच में विघ्नता उत्पन्न नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी कार की चाबी उसके पास रख दी थी, ताकि अगर उसे ज़रूरत पड़े तो। मैंने कहा, ओ अच्छा। लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने कहा, रुको, तो क्या तुम अकेली घर वापस गई थी आधी रात को, वह भी बिना कार के? फिक्र मत करो, रमन कहकर अपनी बात छोटी करके बीच में रुक गई। सोचने लगी क्या कह दिया। उसके चेहरे पर एक ब्लश आ गया जिससे मेरे चेहरा उतर गया। क्या हुआ था? मैं गूंजी। उसने अपनी आंखें बंद की। ओके लिली, मैं बुरी फंस गई। उसने गहरी सांस ली। उत्सुकता मेरी जान ले रही थी। मैंने पार्टी में एक गलती की थी, आशा ने कहा, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि रमन ने मेरी मदद की। क्या मैं आदित्य के साथ इतनी उलझ गई थी कि मेरे दोस्तों के साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। कहानी आदित्य की जुबानी। मैं हॉलवे से गुजरता हुआ लिली के कमरे में जा रहा था। पिछले कुछ हफ्ते में मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही भावनात्मक तरीके से करीब आ गया, इसलिए उसके साथ वक्त गुजारने से पहले अपने बिस्तर पर जाना बिल्कुल खालीपन लगता था, जैसे कि कुछ गायब है। मुझे पता है हमने 2 बार रिश्ता बनाया, पर मैं खुद को काबू करने की कोशिश करता हूँ जब भी मैं उसके आसपास रहता हूँ, क्योंकि आखिरी बार मैं बिल्कुल गुमराह हो गया था जब पूरी रात मैं उसके साथ लगा रहा था। उसे अपने चरम पर कई बार पहुँचाया। ऐसा नहीं कि मुझे इस पर गर्व नहीं, पर मैं ऐसा पूर्ण वयस्क मर्द नहीं बनना चाहता जो एक भोली भाली लड़की का फ़ायदा उठाए जो मुझसे 10 साल छोटी है। जब मैं उसके कमरे में पहुँचा, मैंने देखा वह दवाई खाकर खाली गिलास टेबल पर रख रही थी। जब काफ़ी चिंता के साथ मैं उसे देखने लगा, उसने कहा, मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैं त्योरी चढ़ाई। मुझे नहीं मालूम था कि वह बीमार है। सीरियस होकर मुझे देख रही थी। जब मेरे पास आने लगी, मेरे दिल में हजारों डर पनपने लगे थे। मैं नहीं सुनना चाहता था कि डॉक्टर ने क्या कहा। अनिश्चित तौर से मैंने सांस रोक ली। मैं अभी दवाई ले रही हूँ। मुझे पता है कि तुम प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हो, और मैं सोच रही थी क्या यह बदला जा सकता है। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं इस सूचना की आशा नहीं की थी। क्या वह इस वजह से डॉक्टर के पास गई थी? मेरे एक कदम और करीब आई।
मेरा दिल किसी ड्रम की तरह बजने लगा। जब मैं इस कमरे में आया था यही सोचकर आया था खुद पर काबू रखूंगा। आदित्य, उसने बुलाया। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? वह अपनी आसमानी आंखों में मासूमियत के साथ मेरी ओर देख रही थी। यह गैर कानूनी होना चाहिए। होंठों को काटते हुए सोच रही थी उसने सही फैसला लिया या नहीं। मुझे उकसाओ मत लिली। किसी तरीके से मैं उसके बेड पर बैठ गया, पर वह भी बैठ गई मेरी गोद में। वह मेरे चेहरे पर हाथ रखकर मुझे थामा और मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या जवाब दूं मैं इसका? चलो साथ में मूवी देखते हैं, हाथ पकड़कर बैठते हैं, एक दूसरे को पकड़कर सोते हैं, या फिर वह सब कुछ कहूँ जो मैं सच में उसके साथ अभी करना चाहता हूँ। इससे मैं उसे हार्ट अटैक दे दूंगा। उसने जारी रखा, आखिरी बार जब हम दोनों ने रिश्ता बनाया था वह बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पास शब्द कम पड़ रहे थे। मेरा दिल खट्टा हो गया क्योंकि मैं अभी कड़क हो गया था। उसके बाद मैं उस बारे में सोचती रही, तब भी जब तुम मेरे पास नहीं रहते थे। पर फिर मैं यह भी सोचती थी कि मैंने तुम्हें कैसा महसूस कराया, क्या मैं तुम्हें कमाल का अनुभव दिया या नहीं। अब उसकी बात से मैं पीछे हटा। वह ऐसा कैसे सोच सकती है कि मेरे लिए काफ़ी नहीं था? यह उन सब से काफ़ी ज़्यादा आगे था जो मैंने आज तक महसूस किया। जाने कितनी बार मेरी हालत ख़राब हुई थी कि पैकेट तक खाली हो गया था। अगर सच कहूँ तो मुझे फिक्र इसलिए हो रही थी कि उसके बाद तुमने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया। उसने कहा, मुझे नहीं पता यह पिल से तुम अच्छा महसूस करोगे या नहीं। मुझे नहीं पता मेरा फैसला सही है या नहीं। उसने जारी रखा। उसके चेहरे में एक उदासी थी। मुझे अब गुस्सा आने लगा। मैंने उसे ऐसा महसूस कराया। उसे चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, इतना कि पागल हो जाऊंगा। मुझे ऐसे देखी कि अभी रो देगी। और उसके बाद उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि तुम्हें सुखद एहसास हो। क्या मैं? उसने पूछा। मैं अपने बोलने की क्षमता भी खो बैठा था। अविश्वास के साथ उसे देखने लगा जो वह करना चाहती थी। अपने घुटनों के बल बैठ गई। मैं उसके मुंह के अंदर में था। वह पूछ रही थी, क्या सही कर रही हूँ? मैंने कहा, तुम कमाल का कर रही हो। जल्द ही मेरा दम निकल गया। वह अपने चेहरे को पोंछकर ऊपर उठी। उसके चेहरे पर मुझे संतुष्टि और खुशी नजर आई। लिली मेरे सामने धीरे धीरे खुलने लगी थी और मैं अपने आप को कोसने लगा था कि इस कमरे में आया ही क्यों। क्या मैं उसे ऐसा बना दिया? और उसकी सिसकियों को तो गैर कानूनी करार देना चाहिए। वह मुझे कमजोर बना देता है। वह मेरे ऊपर थी, उसकी गहराई में समा चुका था और वह हिल रही थी। वह बार बार डूब रही थी, धक्का खा रही थी। पूछा, क्या यह सही है? मैं कर्कश आवाज में कहा, हाँ, ईश्वर की कृपा है कि इतने धमाके के बावजूद भी मैं बात कर पा रहा था। वह उछल रही थी और उसकी सिसकी स्वर की किसी मधुर ध्वनि जैसी सुनाई पड़ रही थी। उसके मुंह से मेरा नाम निकला, आदित्य। मैंने कहा, तुम ठीक कर रही हो। उसने कहा, मैं चरम पर पहुंचने वाली हूँ। मैंने कहा, मैं भी। हम दोनों साथ ही ऊंचाई में तैरने लगे थे। जब वह उठकर जाने लगी, मैंने कहा, तुम क्या सोच रही हो? कहाँ जाओगी? यहीं रुको, मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अभी यहीं रुक जाना चाहिए था, पर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर सकता। हमने पोजीशन बदली और मैं फिर से कड़क हो गया। वह आश्चर्यचकित हो गई। कहा, हमने अभी तो? मैंने कहा, मुझे पता है। शायद सोच रही थी ब्रेक ले ले, लेकिन शायद लिली ने मेरे अंदर के पशु को आज रात जगा दिया था। मेरे अंदर का अंधकार जाग गया था। मेरे अंदर जहर घुल गया था। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता मैं खुद को रोक पाऊंगा। उसने त्योरी चढ़ाई। कहा, तुम खुद को रोक रहे हो? मैंने कहा, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था। वह इनकार से सर हिलाते हुए कही, तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। उम्मीद कर रहा था कुछ ऐसा जवाब नहीं देगी। उसे पता नहीं वह क्या मांग रही है। मैंने पूछा, क्या तुम श्योर हो इस बारे में? मैं जितना अपनी चाहत उसके लिए उजागर करना चाहता था, उतना यह भी चाहता था उसे चोट ना पहुंचे कि मुझे बाद में इसका अफसोस रहे। समझ नहीं आ रहा था कि उसके जैसे शुद्ध आत्मा के लायक कैसे हूँ। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो तुम मुझे वह शब्द कहोगी। उसने पूछा, क्या शब्द? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, डैडी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन वह काफी कंफ्यूज थी। मुझसे पूछा, अगर मैं यह शब्द कहूंगी तो क्या होगा? मैंने कहा, मैं कुछ करूंगा। यह तभी कहना जब बहुत ज्यादा हो जाए। वह गूंजी, क्या यह बचाव का संकेत है? मैंने कहा, नहीं, इतना काफी नहीं होगा। मेरे कंधों को 2 बार मारना
मारना और मैं तुरंत रुक जाऊंगा। अब घबराहट के साथ कही, ठीक है। मैंने कहा, तुम मेरा मौत का कारण बनोगी। मैं इतना रूखा था, इतना सख्त था, चीख निकलने लगा। डैडी डैडी उसने कहा। मैंने कहा, मुझे पता था तुम मुझे संभाल नहीं पाओगी, पर अब मैं रुक नहीं सकता था। मुझे उसका नशा चढ़ चुका था, मुझे उसका पूरा नहीं मिल पाता था। वह मेरी है, सिर्फ मेरी। आक्रमण से वह जर्जरित हो रही थी, उसका रोना निकल गया था। मैंने उसके शरीर को पूरी तरीके से काबू में कर लिया था और ज़्यादा गहराई में डूबना चाहता था, जब तक मेरा नाम मुझे याद नहीं आ गया। डैडी प्लीज उसने कहा। हाँ, मेरे कंधों को अभी थपथपाओ। उसने नहीं किया। मैंने कहा, लिली मेरे कंधों को थपथपाओ। नहीं, वह चिल्लाई और मुझे कसकर पकड़ लिया। अच्छी लड़की, मैंने कहा, तुम मुझे पूरा लो। हम दोनों की सांसें पूरी तरीके से उखड़ी थी। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मैं उसके होठों को हल्का सा चूमा। कहानी लिली की जुबानी। आखिरकार वह दिन आ गया था जब शीना और लूना सिएटल में मुझसे मिलने आ रही थी। अपने कॉलेज के बाद मैं लूना और शीना से कॉफी शॉप में मिली। आपस में बहुत खुश थे, मस्ती कर रहे थे, तरह तरह की बातें शेयर कर रहे थे, पर मैं आदित्य के बारे में उन दोनों को कुछ भी नहीं कहा था। उसके बाद हम मॉल जाने वाले थे। शीना ने कहा, आदित्य को भी बुला लेते हैं, हम चारों एक साथ मॉल में शॉपिंग करेंगे। लूना ने कहा, दुर्भाग्यवश वह यह नहीं कर सकता। हालांकि वो ऑफिस से आज जल्दी निकलेगा, पर वह मॉल नहीं जा सकता। उसने कहा है कि वह मुझे शाम का नाश्ता करवाएगा। तब जाना होगा जब ड्राइवर मुझसे मिलने आएगा। मैं आदित्य के ऑफिस जा रही हूँ। सीना ने कहा, यह बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं वो कितना बिजी है। मैंने राहत की सांस ली। मुझे अजीब लगता अगर हम चारों एक साथ मिलते, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नायिका नहीं हूँ। मैं सच नहीं छुपा पाती। लूना ने कहा, मुझे काफी खुशी है कि आखिरकार मैं उससे मिलने जा रही हूँ। काफी समय हो गया है कि वह हमारे घर न्यूयॉर्क आया है। इसमें भी काफी वक्त हो गया है कि मैं उसके साथ सिएटल में रही होंगी। मैं निगलने लगी। लूना कुछ दिनों तक आदित्य के घर पर रहने वाली है, पर मैंने सब कुछ हटा दिया है। कोई सबूत नहीं छोड़ा कि मैं वहाँ रहती हूँ। उत्सुकता बस। सीना ने पूछा, वह कहाँ रहता है? विकास निवास, लूना ने कहा। विकास निवास कहते हुए सीना ने अपनी भौं ऊंची की। यह बात उस ओर जा रही थी कि मैं किसी हद तक उसे टालना चाहती थी। मेरे अंदर घबराहट पैदा होने लगी। सीना ने कहा, यह तो वही जगह है ना लिली, जहाँ तुम रहती हो? मैंने कहा, हाँ सही, वह तो लिली का घर है जहाँ हम अभी रहने वाले हैं। उत्सुकता बस सीना ने ध्यान नहीं दिया कि मेरी बात को बीच में ही काट दिया। क्या इत्तेफाक है कि तीनों एक ही बिल्डिंग में रहने वाले हैं? लूना का चेहरा खुला का खुला रह गया। कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम भी वहीं रहती हो लिली। यह सच में बहुत अच्छी बात है। एक साथ हंसना और रोना चाहती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि लूना अपने घर पर हमें इनवाइट न करे, क्योंकि घर के सारे लोगों को एक्टिंग करना पड़ेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लूना मुस्कुराते हुए कही, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो तुम मेरे भाई के साथ संपर्क कर सकती हो, वह यह बिल्डिंग चलाता है। खुशी खुशी कहने लगी, मैं इस बारे में मैक्स से कहूँगी, वह खुश हो जाएगा। मैं घबराने लगी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ मैक्स ऐसा समझेगा कि अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगी, कम से कम आदित्य मेरी मदद करेगा। लूना अपने भाई से मिलने के लिए इसके बाद ऑफिस चली गई और मेरी घबराहट कुछ पल के लिए कम हुई। दोस्तों, लूना आदित्य के घर पर रुकने वाली है। क्या उसे अपने भाई का राज पता लग जाएगा? क्या सच में सारे सबूत मिट चुके हैं? क्या लूना सच्चाई तक पहुंच जाएगी? आदित्य और लिली पास तो आ गए हैं, पर अब तक यह रिश्ता प्यार तक नहीं पहुंचा। क्या यह कहानी कभी प्यार तक पहुंच भी पाएगा? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें और इस कहानी के पिछले सारे एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।